बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। इट्स सेकंड वर्किंग डे ऑफ द वीक। होपफुली कि आपका कल का दिन बेहतरीन गुजरा होगा और आपने अच्छे तरीके से वेलकम किया होगा इस पूरे वीक को। लेकिन आम पब्लिक और आम आवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है नई हुकूमत को वेलकम करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा इंतज़ार हो गया है थोड़ा सा मज़ीद तवील। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली हमने प्रैक्टिस देखी है कि पहले हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इंतखाबात का और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट का। और अगर पोस्ट इलेक्शन की बात की जाए तो इस वक्त हुकूमत साजी के लिए हम ये देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कोलैबोरेशन और कॉम्बिनेशन हमारे सामने तो आ रहा है। कहीं से इनकार और कहीं से इकरार भी हो रहा है, लेकिन ये सारी सूरत हाल अभी भी अनक्लियर ही है। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ एनालिस्ट को अपने साथ लाइन पे लें और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और कोशिश करेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा क्लियर करें इस हवाले से कि पाकिस्तान की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें कौन किसके साथ अलायंस करने जा रहा है और किसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत साजी के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इस बात में है कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। इलेक्शन ट्रांसमिशन में यू वर देयर सर, हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की और अभी डिस्कशन का जो ये सिलसिला है वो हमसे ट्रांसफ़र होकर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के लीडरान के पास चला गया है। आप क्या देखते हैं मुख्तलिफ अलायंस जो कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, ख़ासतौर पर टॉप ऑफ दी ऑल अगर हम नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो मुसलसल रजिस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन नून लीग की राब्ता कमेटी कल भी इजलास करती है, आज भी एक इजलास है, तो ये राब्ते कितने आपको लगता है कि साबित होंगे इस हवाले से कि कोई क्लैरिटी पर हम पहुंच सकेंगे? देखिए, अल्टीमेटली तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने मिलकर हुकूमत बनानी है और उसी की तरफ पेशरफ्त हो रही है। अलबत्ता कुछ लेने देने के मामलात के ऊपर इबाम पाया जाता है। पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पे डील करना चाहती है, पीएमएल अपनी शराइत पे डील करना चाहती है। लेकिन अमली तौर पे अगर इस निज़ाम को आगे चलना है और हुकूमत बननी है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका हुकूमत बनेगी। उसमें एमक्यूएम भी होगी और उसमें जेयूआई भी हो सकती है और दीगर छोटी जमातें भी होंगी। और पीटीआई को जो है एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर कौमी असम्बली में भी और पंजाब की सतह पर अपना किरदार अदा करना है। अब जितनी जल्दी ये हुकूमत बन जाए उतनी जल्दी ये इबाम भी खत्म होगा और जो लोगों की मुश्किलात हैं और जो असल मसाइल हैं उस पर हुकूमत तवज्जो दे सकेगी। अभी ये भी देखना है कि ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई है इंतखाबी धांधली के हवाले से, चारों सूबों में मुख्तलिफ जमातें तहरीक चलाने की बातें कर रही हैं, वो किस हद तक आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर तहरीक आगे बढ़ती है और इसमें शिद्दत आती है तो ये हुकूमत को इब्तिदाई में एक बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए ये है कि जैसे ही हुकूमत बनेगी IMF के साथ उनका एक नया माहिदा होना है और उस माहिदे की रोशनी में कुछ शराइत ऐसी होंगी जो बहुत सख्त है और अगर वो लागू की जाती है तो यकीनी तौर पर उसका अवामी सतह पर बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। तो मेरा ख्याल है कि IMF के मायदे के बाद जो है ना सारी सूरत हाल वाज़े होगी कि हुकूमत की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा सकती है। लेकिन सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये सर कहिएगा कि बड़ा क्लियर स्टांस है। कमर जमान कायरा कल भी किसी निजी प्रोग्राम के चैनल पे कह रहे थे कि हमें पार्लियामान जो है उसमें बैठना है, हुकूमत हमें नहीं चाहिए। बड़े क्लियर स्टांस के साथ वो हर जगह इस बात को कोट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई दफ़ा इस बात को हर जगह पे कहा है कि हमें ये मशरूत हुकूमत इस तरह से नहीं चाहिए कि 3 साल आप वज़ीर आज़म बन जाए, 2 साल मैं बन जाता हूँ और फिर सादा अक्सरियत की वजह से ही आपको पता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है मैदान में उस तरह से नहीं है। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि क्या कन्विंस किया जा सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि अब तक तो 4 से 5 दिन हो गए मुसलसल राब्ते हो रहे हैं लेकिन दे आर नॉट कन्विंस्ड ऑन दिस पॉइंट कि हमें आपसे हुकूमत चाहिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम पार्लियामान में बैठेंगे। मौक़िफ़ जो है ना कि जी आधी हुकूमत 2 साल के लिए एक थी और 3 साल के लिए एक थी, ये चलने वाला मॉडल नहीं है और ना ये चलेगा। और ना ही पीपल्स पार्टी जो है ये कह सकती है कि आप हमें आईनी पोजीशन दे दें और हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है, एक ही फैसला करना पड़ेगा। और ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स पार्टी वजारतों का हिस्सेदार बनेगी। अलबत्ता कुछ अहम नशिस्तें जिसमें ईवान सदर है और स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त है और कुछ गवर्नर की पोस्टें हैं, वो पीपल्स पार्टी इनसे बार्गेन करने की कोशिश करेगी और वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी सख्त शराइत के ऊपर रहेगी तो ये असम्बली फिर आगे नहीं चल सकेगी और जिन लोगों ने ये असम्बली चलानी है वो पीपल्स पार्टी और PML को बैठा लेंगे, उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि सारी सिचुएशन में एक और इत्तेहाद हमारे सामने कल आया और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो आपको पता है पहले उनका मौक़िफ़ ये था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, दे आर कन्विंस्ड,
लेकिन उसके बाद अब जो है वो असद कैसर साहब आके मैदान में ये कहते हैं कि मैंडेट हमारा है तो कैसे कोई वज़ीर आज़म कहीं से भी बन सकता है, हम तो हुकूमत भी बनाएंगे, चाहे वो KPK में हो, पंजाब में हो या फिर विफाक में हो। तो आप क्या देखते हैं, सुन्नी इत्तेहाद को खास तौर पर एड्रेस कीजिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं अब इलेक्शन? PTI जो है ना वो उसी सूरत में हुकूमत बना सकती थी ना कि अगर वो पीपल्स पार्टी और PMLN में से एक जमात का इंतखाब करती, नहीं किया। जब वो नहीं कर रही तो फिर पीपल्स पार्टी PTI जो है वो अपोजिशन में बैठेगी। हुकूमत बनाने की बातों में कोई वजन नहीं है। अलबत्ता जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनका कल इत्तेहाद हुआ है वो तो खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से और अक़लियतों की नशिस्तों के हवाले से हुआ है, और वो एक टेक्निकल मसला है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी को बैन किया हुआ है। तो वो अब देखना ही होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको औरतों की और अक़लियतों की नशिस्तें मुख्तस करता है या नहीं करता। उसमें एक कानूनी हुक्म भी है और इसमें एक सियासी फैसला भी है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद है उसकी बड़ी बुनियाद तो औरतों की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें जो है उसको हासिल करना है। सर एक और चीज़, एक बड़ा जो है ना वो स्टेटमेंट कोर्ट की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हमें कोई बंदरबांट नहीं चाहिए मुख्तलिफ वजारतों की, हम सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। हमारा पहले दिन भी मौक़िफ़ यही था और आज भी मौक़िफ़ यही है। लेकिन ये खबर आपको पता है ये भी आ रही है कि अगर हम सदर के पाकिस्तान की बात करें या फिर हम चेयरमैन सेनेट की बात करें तो या फिर स्पीकर कौमी असम्बली, ये कुछ ऐसी सीट्स है जिसके लिए हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड हो जाए। तो आपको ये क्या लगता है कि इसमें से कौन सी सीट्स क्या मुफाद के तहत? लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है चेयरमैन सेनेट के लिए सालदार को लाना चाहते हैं और ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास ही रहेगी चेयरमैन सेनेट की। सर अता तारड़ का नाम भी कंसीडर किया जा रहा है, वो आ रहा है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो असल किरदार असादार साहब ही है। अच्छा। और जो दूसरी बात जो है वो स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी और ऐवान सदर में भी उनकी नुमाइंदगी हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी का नामजद करदा सदर जो है वो आगे जा सकता है। और दूसरा ये है कि वो ये कोशिश करेंगे कि गवर्नर पंजाब जो है पीपल्स पार्टी अपना लाने की कोशिश करेगी। तो अब ये 2-3 पोस्टें ऐसी हैं जिस पे पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उसको हर सूरत में रिलीफ मिले और PMLN के साथ जो भी उनके मामला तय हो उसको ये नशिस्तें जो है उनको इंश्योर किया जा सके। सर अंदर जराए ये भी कहते हैं कि जब मुलाकातें मुख्तलिफ तौर पर राब्ता कमेटीज आपस में मिली हैं तो बलूचिस्तान को लेकर ये डिस्कशन हुई है कि वहाँ पर वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। तो क्या इस बात पे भी आप समझते हैं कि अभी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है पीपल्स पार्टी की तरफ से? पीपल्स पार्टी ही का वज़ीर आला होगा और सरफराज बुख्ती वहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत काबिल कबूल है। अलबत्ता वहाँ पर जो है PMLN उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा होगी। और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखनी ये है कि JUI उस हुकूमत का हिस्सा बनती है नहीं बनती है। और JUI को अगर गवर्नरशिप मिल जाए बलूचिस्तान की तो वो भी इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है। सर लास्टली ये बता दें कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो है उससे कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। फिलहाल तो हम हुकूमत साजी की बात कर रहे हैं, कुछ हम इंतखाबात को नताइज को रोक रहे हैं, कुछ के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं और कुछ को मुअत्तल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं कि कोशिश हर तरफ से हो रही है, चाहे वो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि हम किस तरह से कलअदम करार दे होने वाले इंतखाबात को, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं जो कि रिजल्ट रोके गए हैं, मुअत्तल किए गए? 4 नशिस्तों पे अभी नताइज रोके गए हैं, 3 इस्लामाबाद की और 1 लाहौर में सलमान अकरम राजा का। अब ये फौरी तौर पे तो फैसला नहीं होना, इस पे भी अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बहुत सी नशिस्तें ऐसी हैं जो मुतनाज़ा हैं और इसके ऊपर इबाम रहेगा और वो पीपल्स PMLN में और PTI में और इलेक्शन कमीशन के दरमियान या हाई कोर्ट के कोर्टों के दरमियान ये जंग जारी रहेगी। देखने है कि इसमें कितना रिलीफ मिलता है PTI को, क्योंकि अगर बुनियाद फार्म 45 को बनाना है तो फिर PTI को रिलीफ मिलेगा और अगर फार्म 45 को बुनियाद ना बनाया गया तो फिर लगता है कि ये मामला लटक जाएगा या उसको फायदा PTI को शायद ना हो सके। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये मामला को आगे बढ़ाया जाता है। सर लास्टली ये बात बता दें मुझे कि इस सारी सिचुएशन में जो कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इस हवाले से आप इस दरख्वास्त को किस तरह से देखते हैं? वो तो दरख्वास्त देखिए ना, दरख्वास्त गुजार ने वापस ले ली है। हाँ। अब उन्होंने आगे से उनको कहा है कि उनको पेश किया जाए, वो पेश किया जाए, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। मेरा ख्याल है कि वो बात अभी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जो बुनियादी चीज ये देखनी है कि इंतखाबात में जो धांधली की तहरीक है उसमें कितनी शिद्दत आती है और कितनी ज्यादा दूर तक वो जाती है, वही डिटरमिन करेगी इंतखाबात की शफाफियत और इंतखाबात के मुस्तकबिल के बारे में। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और आपकी बात बिल्कुल सारी सूरत हाल में हुकूमत साजी के लिए एट द एंड ऑफ द डे मुफाहमत के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। तमाम सियासी पार्टीज तो ही हम इस की तरफ जा सकेंगे कि हुकूमत जल्द से जल्द बने और जो चैलेंजेस हमारे सामने है, जो हम फेस कर रहे हैं, उसको एड्रेस किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पॉलिटिकल सिनेरियोस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको पता है कि हमने थॉरली इस चीज़ को रीकैप करना होता है कि कल के दिन में क्या क्या हुआ है। एक अहम बैठक जो कि कल के दिन लगी और कहा यह जा रहा है कि आज भी लगेगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की राब्ता कमेटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में है। लेकिन हम अगर नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इत्तेहाद हो जाए। सपोर्ट करने की हामी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भर ली है, लेकिन नून लीग जो है अभी भी उन्हें कन्विंस करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आजकल कैसी चल रही है आपकी सुबह सुबह उठ के कौन कौन सी खबरें आती हैं? वैसे हर रोज़ तो पब्लिक को सुबह उठ के कोई नई खबर मौसूल होती है और शाम में हम किसी और खबर के साथ सोए होते हैं। आज की ताज़ा खबर ये है कि आज फिर एक राब्ता कमेटी का इजलास होने जा रहा है और उसमें एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक, जो पार्टी में डिस्कशन हो रही है उसके मुताबिक आप बताएं कि इस वक्त जो है वो बड़े क्लियर है अपने स्टांस पे कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम पार्लियामान में आ जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर ये सपोर्ट नून लीग क्यों नहीं ले रही? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। सियासत में कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। यही जो है वो हमारा असूल होता है सियासत का। लेकिन आपने देखा है कि जो 16 माह की हमारी हुकूमत थी, किस तरह से रियासत को बचाने के लिए हमने अपना सियासी कैपिटल जो है उसका हमने बहुत खमियाजा भुगता। क्योंकि महंगाई हुई और उसकी वजह से जो हमें इतना वोट नहीं पड़ा। हम तो 110 सीटें पंजाब में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो महंगाई सबसे बड़ी हमारी दुश्मन थी। अब ये कोई जायज़ बात नहीं है कि आप सारा मुद्दा, सारी जिम्मेदारी फिर एक पार्टी पे डाल दें। हमारा क्या कसूर है कि हम अब आप देखें कि IMF के पास हमने 6 अरब के लिए मार्च में जाना है। फिर उसके बाद आप देखें कि फॉरेन रिजर्व्स हमारे इस वक्त $8 बिलियन हैं और हमने $27 बिलियन वापस करना है नवंबर तक। कौन हुकूमत है जो कि ये आके तो ये सारा बोझ उठाएगी? इस वक्त हमें, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। इस वक्त हमने पाकिस्तान को रेड लाइन बनाना है, पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के अवाम का सोचना है। और इसके लिए सब पार्टीज़ जो हैं बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी भी जितनी जमातें हैं, उनको एक टेबल पे बैठना लाजिम है। और ये अभाम जो एक पूरी कौम जो है हजान एक की कैफियत में है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उस्मा साहिबा ठीक कह रही हैं। आपको याद होगा वो प्रोग्राम जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए तो हमने फ़ौरन आपके साथ एक प्रोग्राम किया था। इसी सेट पे, इसी सीट पे बैठ कर हम लोग नारे सुन भी रहे थे, अवाम के भी और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के भी। आप क्या समझते हैं कि सादा अक्सरियत के साथ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए इस सोच के साथ, इस स्टांस के साथ वो पाकिस्तान वापस आए थे? अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है, अब आप क्या समझती हैं कि दीगर सियासी पार्टी के साथ मिलकर काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सपोर्ट कर रही हैं पार्लियामान में बैठ के, तो फिर हम इसका ताज अपने सर पे क्यों नहीं सजा सकते? मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, चैलेंजेस बहुत हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो एक्टिव है, मरियम नवाज बिल्कुल तैयार है वज़ीर आला बनने के लिए, तो फिर हमें बार बार क्यों शामिल करना है दीगर लोगों को इस पूरे हुकूमत के अंदर? ये कोई कांटो, ये तो कांटों की सेज है। तो इसमें खुशी नहीं, लेकिन क्यों हम सिर्फ क्यों सारा ये जिम्मेदारी लें? बाकी क्यों नहीं लेते हैं साथ हमारे? ये तो हम पहले भी देखें, हमने नुकसान बहुत उठाया है। अब आप चाहते हो कि जो रही सही हमारी जो साख है लोगों में, अब देखें ना अवाम की जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है। अब आप देखें गैस के बिल जो इस दफा आए हैं, सारे रो रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक लोग रो रहे हैं, डबल हो गए हैं गैस के बिल। तो ये तो सारा जो मलबा है ये हमारे ऊपर गिरेगा ना। अब पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है, लोग तो यही समझेंगे कि जी ये हमारी हुकूमत ने किया है, तो फिर हम अकेले क्यों जिम्मेदारी उठाएं? जिन लोगों ने, मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, जो कि इतनी बढ़के बैठ के मारते हैं, वो बनाए ना हुकूमत, वो चला के दिखाए हुकूमत। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात करवा दे, बड़ा सादा सा मासूमाना सा सवाल है, क्यों नहीं उठाई जा सकती मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जिम्मेदारी कि अगर इतने मसाइल हैं अवाम के, इतनी परेशानी है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद बनकर आए थे मुल्क वापस इसीलिए कि इन तमाम मसाइल को एड्रेस करना है। शहबाज शरीफ बड़े इंथुजियास्टिक से, आपको पता है, वो कहते हैं कि सारे मसले हल हो जाएंगे। मरियम नवाज भी बिल्कुल तैयार है, अपनी पूरी कमान के साथ कल IG से मुलाकात की उन्होंने, सेक्रेटरी से मुलाकात की। जब वो लोग तैयार है तो फिर इन तमाम मामला से और ये कांटों की सेज से डरने की क्या जरूरत है? आखिर किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। हम इक्तदार के लिए या पावर के लिए तो कहते हैं कि मैं भी यहाँ, मैं भी यहाँ, मैं भी यहाँ, तो अब मसले हैं तो मसलों को भी तो एड्रेस करना है ना किसी ने। लेकिन पंजाब में हमारी सादा अक्सरियत है, बल्कि अब तो बहुत हमारे नंबर्स बिल्कुल ठीक हो गए,
तो हम वहाँ पे बिल्कुल हुकूमत बना सकते हैं, कोई वहाँ पे अभाम नहीं, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो एक जिसे कहते हैं कि आपको पता है स्प्लिट मैंडेट आ गया है। यहाँ तो सबके साथ मिलके, हमारे पास तो इतने नंबर नहीं है कि हम अकेले हुकूमत बनाएं। और हम क्यों बनाएं भाई, हमने पहले जो बनाई है उसमें हमें क्या, उसमें हमें ये कैसे आप कह देखें सकते ना हैं हमारे, अगर देखें अगर हम ना बनाते तो ठीक है। कल मैं जावेद लतीफ को सुन रही थी, बिल्कुल सही कह रहे थे, सारे जेल में होते हैं और वोट भी सारे मुस्लिम लीग नून को ही पढ़ने काम करते हैं। तो फिर आप देखें, हमने तो अवाम के पास जाना होता है ना। अवाम तो नहीं समझती कि IMS किस चिड़िया का नाम है। उनको तो चाहिए 2 वक्त की रोटी और उनकी जिंदगी में आसानी चाहिए और खुशहाली चाहिए। तो उसके लिए अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला एक पार्टी इंतखाबात से पहले मुसलसल करती रही है। अवामी मैंडेट अब उनके पास भी है, अगर वो आते हैं हुकूमत बनाते हैं। ऑब्वियसली PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूज करना था या पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, लेकिन नहीं किया। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनका इजलास भी हुआ और मुलाकात भी हुई, कोलैबोरेशन की बात भी चल रही है। आप क्या समझते हैं फिर वो आ जाए मैदान में? वो मैदान में आएंगे तो फिर चीजें देखें। वो जब कहते हैं कि जी हमारे सबसे ज्यादा नंबर हैं और उनकी क्या बात है, अब आप KP में तो उनको 80% अगर सीटें मिल गई हैं तो वहां तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी और तो बाकी जमातें पिट रही हैं कि वहाँ धांधली हुई है। वहां तो वो कहते हैं हर चीज बिल्कुल ठीक हुई है कोई, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस सीट से हम हारे हैं वहां पे धांधली हुई है। अब उनको अल्लाह कोई समझाए। हमारे इतने बड़े लीडरान हैं, राना सनाउल्लाह हैं, हमारे साद रफीक हैं, हमारे खुरम दस्तगीर हैं, हमारे वो भी तो सारे हारे हैं, लेकिन उन्होंने वाह वेला तो नहीं मचाया, उन्होंने कोई ये रोना पीटना तो नहीं डाला है। वो कहते हैं ठीक है, हमारा एक मुकाबला महंगाई से था और वहाँ लोगों ने फिर हमें। तो उसमें आप ये समझती हैं कि जो प्रूफ चेकिंग की और फॉर्म 45 की 47 की जो डिमांड्स PTI की तरफ से की जा रही हैं, जो ये क्लेम करती है कि हमारा मैंडेट बड़ा क्लियर था और बहुत ज़्यादा मार्जिन था, हालांकि अभी हम धांधली का इतना शोर नहीं सुन रहे, लेकिन आपको लगता है कि फिर वो इस मौक़िफ़ पे गलत है कि हमें चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए? मरियम औरंगज़ेब ने बिल्कुल सही कहा था, डिजिटल दहशतगर्द है ये। हर चीज इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू करनी होती है। करने की बात भी की, इसके बाद आप देखें कि उनके पास क्या सोशल मीडिया पे फॉर्म 45 जो था, स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, किसी एक टीवी की स्क्रीनशॉट, कभी दूसरे की, कभी तीसरे। फॉर्म 45 है किधर? वो भी तो लेके आए ना, वो फिजिकली भी तो उनके हाथ में हो, और अगर उनके हाथ में होते हैं ना उनमें कोई दस्तखत होता है ना उसकी कोई तस्दीक होती है, बस लेके ये ड्रामा इन्होंने करना होता है। सारा जाली काम है। अब ये राय साकिब वाली जो सारी कहानी चल रही है, क्या था वो ड्रामा? वो भी सारा उसका भी जो सीन पार्ट हो गया है। तो इनका तो काम ही है झूठा प्रोपेगेंडा जो है, इंतशार फैलाना ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी मची रहे। लेकिन सोहा ये कब तक ऐसे होगा? पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। यही सवाल हम कर रहे हैं, आखिर कब तक ये होगा? मैं नहीं, ना तुम खेलोगे ना खेलने, मैं खेलूंगा ना खेलने दिया जाएगा। आखिरकार किसी ने तो मैदान में आना है ना, किसी ने तो ये जिम्मेदारी उठानी है, ये कांटों की सेज पे चलना है। सो व्हाई नॉट मुस्लिम लीग नून? मतलब आपकी पार्टी या क़यादत की अगर व्हाई नॉट ऑल द अदर्स आल्सो? व्हाई जस्ट मुस्लिम लीग? अच्छा, व्हाई? अच्छा चलिए, आप मुझे बाकी क्यों नहीं? आगे बढ़कर ये बता दें कि जो बात हो रही थी इस बारे में कि 3 साल आप वज़ीर आज़म बन जाए, 2 साल हम बन जाते हैं, इस पर आप क्या समझते हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये जो है फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इस पर हम नहीं चल सकते? एक तो मेरे ख्याल में ये जो पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब है ना, थोड़ा सा उनको मुहतात होना चाहिए। अच्छा, अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए और डार साहब ने आके TV में भी कहा है कि दोनों पार्टीज़ ने ये एक मामला ये तय किया था कि हम कोई ऐलान नहीं करेंगे जब तक कि एक मुश्तरका एलामिया इन मुज़ाकरात के बाद नहीं किया जाता। अब बिलावल साहब ठट्ठा जाके तो अब शुरू हो गए कि वो सदारत हमारे पास होगी लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। आप अभी फ़िलहाल जो है, जब तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होते, इनको तो कम से कम कहीं किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचने दें आप। और ये कहना कि जी हम सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। सिर्फ हमारा काम नहीं है कि हम अपना सारी सियासत जो है वो दाव पे लगा दें और आप बड़े आराम से साइड पे बैठे रहे और कहें जी हमने तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं उठाई जाती, वो पार्लियामान में बैठने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि हमारी तमाम तर मुलाकातों का एजेंडा ये है ही नहीं कि हमें वजारतें चाहिए, हम पार्लियामान में बैठेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, अगर ये स्टांस पे कायम रहते हैं तो फिर क्या लाहे अमल है नून लीग का?
फिर अल्लाह मालिक है जी, फिर कोई फिर अल्लाह मालिक है। देखें हम लोग तो बिल्कुल पहले भी हमने रियासत बचाने के लिए दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा इलेक्शन में। हम 110 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी 75 सीटें आई। तो अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हम उसी सिचुएशन से गुजरे तो फिर आप सोच लें कि फिर अगली इलेक्शन में हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अब ये बताएं कि अगर हम नून लीग की बात करें या अगर हम धांधली को एक साइड पे भी रखें, ख़ासतौर पे सादा अक्सरियत की जब बात आती है तो ये कंसिडरेशन सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात करी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी पार्टी ये बात करी थी, तो यहाँ से बैक स्टेप करने और फिर जिम्मेदारी ना लेने का जो एक जेस्चर आया है उसको आम पब्लिक या अगर हम फैंस की बात करें या अपने कायद को चाहने वालों की बात करें तो कम से कम वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नून लीग से कि वज़ीर-ए-आज़म हम शहबाज शरीफ को देखेंगे ना कि नवाज शरीफ को। तो ये जो स्टेप बैक करने वाली सिचुएशन थी इसको आप किस तरह से देखती हैं इसको? ये तो आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया था कि अगर तो हम सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकेंगे फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, क्योंकि उनका एक एजेंडा है, एक विजन था, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी सादा अक्सरियत नहीं आई है तो फिर वो जो पहले वाला हमारी जो 16 महीने वाली हुकूमत में सारी पार्टीज़ बैठी हुई थी और उसके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अरेंजमेंट फिर उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझी। अच्छा, आज एक और मुलाकात है, आज एक और बैठक है। अगर हम कल की बात करें तो कल की मुलाकात में यही बात बार बार सामने आ रही थी या बाहर आ रही थी। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे थे उनके मुताबिक ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो मुख्तलिफ रहनुमा उस मीटिंग में, उस राब्ता कमेटी में मौजूद थे, उसमें कमर ज़मान कायरा भी थे, साद रफ़ीक भी थे। इस मीटिंग के बाद जब बाहर निकल के मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की तो साद रफ़ीक का कहना ये था कि नहीं, हम पुरुम्मीद है इस चीज़ के लिए कि हम मना लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा का कहना ये कि नहीं, हमारा एजेंडा पहले दिन से लेकर आज के दिन तक सेम है। लेकिन जो आसिफ अली ज़रदारी बीच में से आकर बात करते हैं और जो अभी हमारे पास क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर सदर होगा तो वो पीपल्स पार्टी से होगा, चेयरमैन सेनेट जो है उसके लिए हम नून लीग की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो बंदर बांट है इसमें क्या इस पर भी बात की जा रही है और किस किस एंगल से बात की जा रही है, ये बताइएगा। देखिए, मेरे ख्याल में एक बड़े इंसाफ का तकाजा ये है कि आप एक मुनसिफाना तरीके से आप ये ओहदे जो है वो लें और ज़िम्मेदारी जो है वो बांटें। इस वक्त सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए, इस वक्त मईशत हमारी जो है डामाडोल है, उसको संभाला देना है, उसको सही सिमत में हमने डालना है। तो मेरे तो ख्याल में, मुझे तो अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि ज़रदारी साहब कम से कम बहुत समझदार हैं और उनको हर बात का पता है, और वो जब खप्पे का जब नारा लगाते हैं तो उसका तो यही मतलब होता है कि हमने पाकिस्तान को चलाना है, तो फिर उसकी लाज रख लें, उस नारे की लाज रख लें। और अगर हम इतनी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा कोई आपस में मुश्तरका लाए अमल बन जाए, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी और बिलावल साहब को भी सोचना चाहिए। और अभी ये जो अगले 24 घंटे बहुत जो है क्रूशल हैं, इसमें कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो 30 को इजलास होगा, फिर 2-3 को वज़ीर-ए-आज़म की अपॉइंटिंग होगी, अभी तो बहुत टाइम है, 9 से 10 दिन अभी भी हैं, तो जल्दी किस चीज़ की है कि बार बार ये सवाल किया जाता है कि हुकूमत साजी के लिए अब तक मामला तय क्यों नहीं पा सके और अब तक किसी पॉइंट पर हम क्यों नहीं पहुँच सके। दीगर सियासी पार्टीज़ की बात कर लेते हैं, MQM की, IPP की, इनकी कंसिडरेशन और ख़ासतौर पे इनको ऑन बोर्ड लाने के लिए आप क्या समझती हैं कि कितना ज़रा ज़रूरी है नून लीग के लिए एक पेज पर होना इन सियासी पार्टीज़ के साथ भी, जिनकी अक्सरियत तो नहीं है लेकिन पॉइंट्स तो हैं? सोहा, हमने तो देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले दिन जो स्पीच की थी उसमें सबको दावत दी थी और ये सारी पार्टीज़ हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। MQM भी हमारे साथ हैं, सबसे पहले उन्हीं का वफद आके मिला था, फिर हमारी उनसे सारी बातचीत हो गई है और IPP भी ऑन बोर्ड है। हालांकि उनकी सीटें नहीं आई लेकिन वो ऑन बोर्ड हैं। हमने तो तमाम लोगों को दावत दी है, JUI को भी दी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एजेंडा सबसे ज़रूरी है, किसी पार्टी का इनफरादी एजेंडा ज़रूरी नहीं है, वो इलेक्शन तक था। अब हमने अपनी जो इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पे रखना है और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान की कौम का सोचना है कि किस तरह हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और इन मुश्किल हालात से निकालना है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको किस तरह से हमने हल करना है। तो मैं बड़ी उम्मीद रखती हूँ इंशाल्लाह ताला कि सब लोग जो हैं वो मुहिब्बे वतन लोग हैं और वो ज़रूर इकट्ठे बैठेंगे और जिन जिन लोगों ने, जिस अवाम ने उनको मैंडेट दे के भेजा है पार्लियामान में,
उस सब मैंडेट की हमको इज्जत करना लाजिम है और इन सबको इकट्ठा लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इकट्ठा लेके चलने में एक बंदा बहुत मिस है, उस्मा कारदार साहिबा। आपने भी ऑन स्क्रीन देखा होगा, अगर इंतखाबात की हम बात करें तो तब भी ये सवाल बहुत किया जा रहा था। यकीनी तौर पर चूँकि आप क़यादत के साथ हैं, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, हमजा शहबाज हमें मंजर आम से गायब दिखाई दे रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर हम नामज़द वज़ीर आला की बात करें, मरीम नवाज़ साहिबा की, कल उन्होंने सेक्रेटरी से मुलाकात की, IG से, आला अफसरान से मुलाकात की, शहबाज शरीफ भी हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इवन दो मरीम औरंगज़ेब भी, अता तारड़ को भी कंसीडर किया जा रहा है किसी न किसी पॉइंट के लिए, चाहे फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन हमजा शहबाज हमें मंजर आम से गायब दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे मतलब हमें क्यों वो फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे और क्यों नहीं नज़र आ रहे? सोहा ऐसी कोई बात नहीं है कहाँ, ये तो बता दें। हमजा शहबाज जो हैं वो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ा उनका एक बड़ा फ़ाल किरदार रहा है पार्टी में और अब भी है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये लगता है कि वो सेंटर में जाएंगे और अपने वालिद साहब की मुआवनत करेंगे वहाँ पे। और ये जो फ़ैसला है मरीम नवाज़ साहिबा का, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का है और पूरी लीडरशिप का है। और फाइनल जो डिसीजन होती है वो हमेशा एक जो कायद है पार्टी का उसी की होती है और बाकी सब मनोवन उसको फॉलो करते हैं। तो कोई मसला नहीं है, सब इकट्ठे हैं और उनको भी ज़रूर कोई ना कोई जिम्मेदारी ऐसी दी जाएगी जो कि वो बड़ी एक खुशउस्लूबी के साथ उसको पूरा करेंगे। अच्छा, जो इंतखाबात के नताइज को रोकने का मामला है, ख़ास तौर पर अगर हम दरख्वास्त की बात करें जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी कि कलअदम करा दिया जाए इंतखाबात को, और फिर अब देखिए इस्लामाबाद की 3 और फिर लाहौर की 1, अब जो आप देख रही हैं कि कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए हैं, क्या ये भी प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस को स्लो करने के लिए ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं या इसकी वजह से कोई रास्ते में रुकावट आप समझती आ रही है? पहला आपका जो सवाल का हिस्सा है वो तो जो पिटिशन डाली गई थी, कोई गालिबन कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर है उनकी तरफ से कालादम करार देने की, तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने खैरियत इसी में जानी कि जो बची कुछ इज्जत रह गई है वो लेके घर चले जाएं, तो इसलिए अपने उन्होंने पिटिशन विड्रॉ कर ली, जो कि चीफ जस्टिस बड़े नाराज़ हुए कि आपको और कोई काम नहीं माँ सवाए इसके कि आप वक्त ज़ाया करते हैं हमारा, आप बुलाएं उनको और मैं देखना चाहता हूँ क्या पिटिशन है। तो वो तो दुड़की लगा के भाग गए हैं। दूसरा आपका जो सवाल था कि ये जो 3 सीटें इस्लामाबाद की इनको जो इस वक्त रोक लिया गया है, सोहा मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। हमारी यहाँ एपलेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जो असूली तौर पे जहाँ जहाँ भी किसी को भी कोई कंप्लेंट है, वो समझते हैं कि हमारे साथ कोई एक फेयर प्ले नहीं हुआ या लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली, तो ठीक है, फिर ये सारे मामलात जो हैं ये कोर्ट्स में चले गए हैं और वहीं पे हल हो जाएंगे, चाहे वो थोड़ी उनमें देर भी लग जाए, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो उनको ये लगे कि हमें वाकई इंसाफ मिल रहा है, तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है। और जो हमारी ये 3 सीटें इंशाल्लाह ताला ये वापस हमारे पास ही आएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक आपको पता है कानून और आईन है, उसके मुताबिक भी तो चलना पड़ता है, तो ये वही मामलात हैं। अब वो आपने देखा डेप्यूटी स्पीकर जो इनके थे कासिम सूरी, वो नहीं स्टे ऑर्डर पे चलते रहे थे पूरे 3.5 साल, उन्होंने एज डेप्यूटी स्पीकर उस सीट पे बर्रा जमान रहे, फिर असेंबली भी डिसॉल्व कर दी बैठे उसी सीट पे। तो कोई बात नहीं, ये इस तरह से कानूनी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, ये चलता रहता है, ये सियासत का हुस्न है, मतलब होना यही चाहिए। खैर, लेकिन एक और चीज़ सियासत का हुस्न कहलाती है, वो है आपकी तीर अंदाज़ी, जो कि आप ज़ुबानी तीर अंदाज़ी करते हैं। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पर जैसे भी आपने एक टर्म यूज़ की डिजिटल दहशतगर्दी की, जो कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से यूज़ की गई थी। अब सोशल मीडिया पे आप क्या देखती हैं? रिसेंटली जो कमेंट्स उनकी जानिब से आए उस पर अच्छा खासा ट्रोल किया गया उन्हें सोशल मीडिया पे। मैं चाहती हूँ कि अगर पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से कोई मौक़िफ़ है इस हवाले से कि उनको कहा जा रहा था कि आप आइन और कानून से बालातर हो के या किसी भी कानूनी कार्रवाई के बगैर आप इस तरह की स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन देंगी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देंगी, तो अवाम का रद्द-ए-अमल तो आएगा। तो जो सर कलम करने वाली बात थी उस पर आप क्या समझती हैं कि पार्टी में क्या कोई क्लैरिटी को मुज़म्मे सामने आई? देखिए, बात सारी ये है सोहा कि सोशल मीडिया जो है ना, वो उसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं लेकिन नेगेटिव भी हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उस सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। अगर तो आपने उसको झूठ के लिए इस्तेमाल करना है, प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। कल मैं देख रही थी कोई स्क्रीनशॉट किसी ने वो वायरल की हुई है, फिर वो राय साकिब वाली, फिर वो सारी, अगर तो आपने इंतशार फैलाना है, झूठ फैलाना है और लोगों को गुमराह करना है,
तो फिर तो मेरे ख्याल में ये निहायत एक अफसोसनाक बात है। और हम तो अब वाकई जो है देख देख के तंग आ गए, लोगों को समझ नहीं आती किस चीज़ पे यकीन करना है और किस पे नहीं करना। ऐसे सोशल मीडिया पे तूफान उठता है कि मिनट के अंदर अंदर लोगों की इज्जतें भी उछाली जाती हैं। और मैं तो खुद, मुझे तो इतना ट्रोल किया गया, आपको तो पता ही है, मैं तो 3 साल ये लोग मुझे ट्रोल, लेकिन मैंने तो उनको जूती की नोक पे रखा। लेकिन हर कोई जो है इतना जो हिम्मत वाला या हर एक में इतना दमखम नहीं होता है। वो बेचारे जो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। तो हमें मेरे ख्याल में एहतियात बरतनी चाहिए। हमें एक एथिकल तरीके से, एक सही तरीके से हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कबाहत कोई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े लोगों का रोज़गार भी इसके साथ मुंसलिक है, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल करना जो है ज़हर कातिल है एक सोसाइटी के लिए। लेकिन आप इन इंतखाबात में ख़ास तौर पे किस तरह सोशल मीडिया की जो कैंपेन, ना सिर्फ पीटीआई की तरफ से बल्कि अगर हम नून लीग की बात करें तो अब दे केम टू रियलाइज़ कि येस, सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी ऑडियंस, खासतौर पर टारगेट ऑडियंस आपकी और आपकी जो यूथ है वो बड़ी तादाद में इन्फ्लुएंस भी होती है, अपना नज़रिया बिल्ड भी करती है और आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। तो जो कैंपेन मुख्तलिफ आप लोग की तरफ से की गई थी, उसी का इस्तेमाल सोशल मीडिया का खासतौर पर पीटीआई ने बड़े मुख्तलिफ अंदाज में इंतखाबात में किया था। चूँकि उस दिन हमारे पास, उस वक्त हम देखें कि जो भी आप देखें कि नेटवर्क बंद था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, उसके बावजूद भी आवाम चाहे वो नून लीग को सपोर्ट कर रही थी या पीटीआई को, बाहर निकली थी। तो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल खासतौर पे अगर पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है तो खासी यहाँ पर ट्रोल करना कि सिर्फ आप ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कन्विंसिंग है? नहीं, देखिए, जहाँ तक अपना कैंपेन चलाने का ताल्लुक है वो तो जायज़ बात है, वो आप ज़रूर करें, उस पर हमें कोई एतराज़, उसमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा भी हिस्सा था कैंपेन का, उनका भी हिस्सा था, लेकिन आप झूठ तो ना बोलें। अच्छा। आप कम से कम ये जो अफवाहें फैलाते हैं और ये जो आप एक चला देते हैं कोई क्लिप जो कि 4 साल पुराना होता है और कहते हैं ये कल हुआ है, ये तो खुदा के लिए बंद कर दें। आप जो सच बात है उसको उसी तरह से पेश करें। आप सोशल मीडिया को इस नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर दें। लोगों को आप जो गलत एक इतला देते हैं, फेक न्यूज़, झूठ, पूरी, मैं कहती हूँ पूरा इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त हाइब्रिड वॉरफेयर से हम गुजर रहे हैं। बाहर बैठा दुश्मन हमें अटैक कर रहा होता है, पता नहीं 7 समुंदर पार से, तो और ये स्मार्टफोन हर एक के हाथ में। तो इससे तो फिर आपको मेरे ख्याल में हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। कम्युनिटीज़ में हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि भाई ये झूठ हमें नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, पोलराइजेशन कराई जा रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। एक ही फैमिली में लोग एक दूसरे की वो अदम बर्दाश्त देखने में आ रही है, चाहे वो सियासी पार्टीज की फैमिलीज हो या आपकी आम फैमिली। ये देखिए, किसी भी कौम के लिए, सोसाइटी के लिए। अच्छा सर, लास्ट ये बता दें आप मुझे कि ऑब्वियसली अभी तो कंसिडरेशन हो रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो या नून लीग की तरफ से हो, लेकिन जिन वजारतों के लिए जो नाम कंसीडर किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी बताइएगा कि पार्टी में क्या डिस्कशन चल रही है। देखिए जी, बहुत सारे नाम जो हैं वो आ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह डार साहब ने कहा है कबलज़ वक्त है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। सो मैं खाम खा कोई नाम ले लूं। ऑप्शन बता दें, कोई बात नहीं। मतलब अगर हम देखें, अता तारड़ को भी कंसीडर किया जा रहा है, साथ ही इसहाक डार को भी कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आला की सीट के लिए हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है और हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए भी 2 नामों को फिर भी कंसीडर किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे। अभी हम कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकते, बाकी दीगर के लिए कोई नाम तो सामने आए होंगे। वो 2 नाम तो चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद दिए हैं तो वो तो कंफर्म है। बाकी जो है जाहिर है बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और पहले भी उन्होंने जो वजारतें जो है बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की हैं, वो उनके नाम भी आ रहे हैं। वो फाइनल जो है ना, आपको सिर्फ 1 दिन और इंतज़ार कर ले, 1 या 2 दिन। मैं अब कुछ कह दूं और फिर बाद में वो हो ना, तो फिर आप कहेंगे देखा ये आवाम ने काफी इंतजार किया है, 1 दिन और सही। पार्टी लाइन आ जाएगी हमारी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर और बहुत अच्छा लग करके। एक ब्रेक लेनी है हमने, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कल का मैच कैसा रहा ये तो लाहौरियों से पूछना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9 जो है वो पीक पर है और शायकीन क्रिकेट जो है वो इसे बहुत थॉरली एंजॉय भी कर रहे हैं। बट ऑल दो लाहौर कलंदर्स को मेरे ख्याल से थोड़ी सी मूवमेंट मजीद दिखाने की ज़रूरत है। इंप्रूवमेंट की तो बात मैं नहीं करूँगी, मूवमेंट की, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपके मूव्स तो बहुत अच्छे हैं और हमने ओपनिंग सेरेमनी से लेकर अब तक जो मैचेस हुए हैं हमने उसको बहुत एंजॉय किया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस तो आपको पता है जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर का मैच तो था, लेकिन वो लाहौर कलंदर के नाम नहीं हो सका। तो इस सारी सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके तमाम तर देखने वालों को भी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर को आपको पता है कि 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनिंग मैच था, हम बड़े एक्साइटेड थे, हमने बड़ा एंजॉय किया। ओपनिंग सेरेमनी आपको पता है बड़ी अच्छी और टू द पॉइंट थी, मतलब ऐसी पीएसएल की ओपनिंग इतनी ग्रैंड ह्यूज लेवल पे, पावर शो बड़ा अच्छा था, हमने फायरवर्क्स बड़ा एंजॉय किया, लेजर शो बहुत एंजॉय किया। लेकिन फिर क्या हुआ, लाहौर कलंदर मैच हार गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट है, बाद में ऐसे ऐसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से 5 विकेटों से शिकस्त हुई है। आपको क्या लगता है कि ज़रा किस चीज़ पर काम करना चाहिए? देखिए, लाहौर कलंदर और कोयटा के रोल ना स्वैप हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पहले आपको पता है लाहौर कलंदर 5 लगातार सीजन जो है वो पहले राउंड से बाहर होता रहा है और फिर लाहौर कलंदर ने काइंड ऑफ अ कमबैक किया पीएसएल में और अपनी एक शराख्त बनाई, अपनी कमबैक किया। कोयटा 2019 के बाद 4 लगातार सीजन बाहर होता रहा पहले राउंड से। तो अब लगता है कि कोयटा अपनी साख बहाल कर रहा है कि उन्होंने आते साथ ही 2 मैच जीतनी और लाहौर ने 2 मैच हार दिए हैं। हार गए तो डर लग रहा है कि लाहौर की अपनी पुरानी रीत पे वापस तो नहीं जा रहा। तो लाहौर के लिए कि लाहौर की जो उनकी जो मेन स्ट्रेंथ रही है ना, जिसकी वजह से वो 2 टाइटल भी जीते हैं, उनकी बॉलिंग रही है। इस मतलब उनकी बॉलिंग काफी कमजोर है, कमजोर इन द सेंस कि तो राशिद खान नहीं है मिडिल ओवर्स में जो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। दूसरी बात यह कि जो इनके बॉलर जिन पे रिलाई करते थे वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे हारिस रऊफ है, तो वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है, क्लिक नहीं कर रहे हैं, मार पड़ रही है उनको। तो इस वजह से लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर रहा है। अब एक बॉलर तो आपको यानी कि जितवाने से रहा, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर को आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए। अगर हारिस नेट्स नहीं क्लिक कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके पास जो बेंच पे बाकी बॉलर बैठे हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा, बाकियों की जब हम बात करते हैं अमर, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि दिफाई चैंपियन रहा है और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि एक अच्छा कमबैक था लाहौर कलंदर्स का। लेकिन इस वक्त अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो टीम में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, 1-2 लूप होल्स हैं जिसकी आप अभी बात भी कर रहे थे, लेकिन बाकी जो हमारे पास क्रेडिबिलिटी है हमारे क्रिकेटर्स की और खासतौर पर लाहौर कलंदर्स के मुख्तलिफ प्लेयर्स की, उसको आपको लगता है ठीक तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं? देखिए, लाहौर कलंदर जो है इनकी बैटिंग ठीक है, इस मर्तबा बैटिंग उनके पास रिलायबल ऑप्शंस हैं। आप देखिए कि फखर समान है, ठीक है, अभी वो क्लिक नहीं किया मैचेस में, लेकिन कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं, साहिबजादा फरहान है, डेविड है, सिकंदर रजा है और कुछ नाम है। तो नाम तो बैटिंग में काफी बेहतर है, मसला उनको बॉलिंग का आया हुआ है इस वक्त। बॉलिंग में भी आप देखें कि लाहौर कलंदर की अपनी मिस्टेक्स है, क्योंकि उन्होंने राशिद खान, उनको पता था कि जब उन्होंने पिक किया उस वक्त उसको इंजरी हो गई थी। तो इंजरी की अगर उसको है, उसका डाउटफुल था पीएसएल में शिरकत करना, तो उनको कोई स्टैंड आउट स्पिनर रख लेना चाहिए था अपने स्क्वाड के अंदर। उन्होंने कोई भी स्टैंड आउट स्पिनर अपने स्क्वाड में राशिद खान का बैकअप नहीं रखा है। और फिर जो है वो आधी दीतर आधे पटेर वाली बॉलिंग के साथ जा रहे हैं। तो पता होना चाहिए था कि हारिस रऊफ की फॉर्म कैसी चल रही है। वो पिछले 4 या 5 माह से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे भी उसकी सेम स्ट्रगल नजर आ रही है। फिर वो हारिस रऊफ जो पुल आउट कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट से कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैं आज आपके टीवी के प्लेटफॉर्म से एक पैगाम देना चाहूंगा, जो लोग रेड बॉल या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भागते हैं ना, वो सिर्फ T20 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका स्किल इतना छोटा हो जाता है कि वो 4 ओवर के बाद 3 ओवर के बॉलर रह जाएंगे, 3 के बाद 2 ओवर के बॉलर रह जाएंगे, एक टाइम आएगा बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। सो जितने भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपने अपना करियर को बनाना है, आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, अगर आप रेलिवेंट रहना चाहते हो अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट में, आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्यों? जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हो आपके लिए छोटे फॉर्मेट T20 वगैरह आसान हो जाते हैं।
और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नसीहत बहुत अच्छी है जो कि ऑब्वियसली हमारे देखने वाली जो पब्लिक है और ख़ासतौर पे वो लोग जो कि क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें। लेकिन चलिए हम इस बारे में बात करते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो ग्राउंड मौजूद है, पीसीबी की ये जो पिच है, कल हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा रन रेट आपको दे देती है। हम अगर T20 को देखें तो आपको पता है मैच बहुत ज़्यादा नहीं होता, पूरी दुनिया में ये पसंद भी किया जाता है कि अगर T20 मैच है तो उसका कम से कम थोड़ा लंबा होना चाहिए या थोड़े रन ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल आप क्या देख रहे हैं कि इस रेशो के मुताबिक टीम्स जो हैं वो ठीक चेस कर रही हैं, रन अच्छे बन जाते हैं? ठीक है, लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच ठीक है, मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, मतलब 180 170 इस तरह का टोटल उसके आसपास हो रहे हैं, तो टोटल तो अच्छे हो रहे हैं। यानी बैट्समैन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो रन्स करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपने देखा 2 या 3 ओवर गेम स्विंग होता है, उसके बाद वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है बैटिंग के लिए। कोई स्पिन नहीं है स्पिनर के लिए कि बैट्समैन को ज्यादा ट्रबल हो। तो बॉलर का तो मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन यह कि बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा चांस है ये जो लाहौर में लैग हो रही है पीएसएल की, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रन्स बना लें। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हम लाहौर में, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लाहौर कलंदर्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का, मुख्तलिफ टीम्स का है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी प्रैक्टिस है, जिस स्ट्रैटेजी से वो आते हैं पूरे मैदान में, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहला जो आपका मरहला होता है ना किसी भी पीएसएल में, वो आपकी ड्राफ्ट में सही टीम मुंतखब करना होता है। वो कोयटा ने इस बार 4 सीजन की गलती को खत्म किया और इस बार बड़ी मुतवाज़िन टीम उन्होंने बनाई, जिसमें फास्ट बॉलर्स जो है वो मोहम्मद आमिर के आने से इनकी फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा इनको बेहतरी आई है। फिर स्पिन में इन्होंने अबरार अहमद की उन्होंने बार्टर डील की थी कि नसीम शाह को उन्होंने दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उसके मुकाबले में 2 प्लेयर लिए थे, अबरार अहमद और वसीम जूनियर। तो अबरार अहमद के आने से इनको स्ट्रेंथ मिली है। चले वसीम जूनियर जो है उनके आने से डेथ बॉलिंग में इनको फायदा होगा। फिर उसके साथ जो है इन्होंने 2 मिस्ट्री स्पिनर, एक तो अबरार हो गए, दूसरा उस्मान तारिक जिनका ताल्लुक नौशहरा से है, अभी रिसेंटली सिंध प्रीमियर लीग फाइनल में उन्होंने धूम मचा दी। तो उनके पास बॉलिंग का बहुत ज्यादा है। फिर यंग टैलेंट पे क्या ख्वाजा नाफे जिसने कल आके धूम मचा दी, कराची का लोकल लड़का है ये, तो ये उसने बहुत अच्छा, तो यंग टैलेंट भी नजर आ रहा है, हमें एक्सपीरियंस भी नजर आ रहा है बैटिंग में, स्पिन में। तो बड़ा अच्छा ओवरऑल जो टीम का बैलेंस है ना कोयटा का, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, कोयटा के बाद हम बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। ऑब्वियसली बहुत सारे मैच आपको पता है मुल्तान में भी हैं, फिर पिंडी में भी हैं, फेस ऑफ ज़्यादा कराची में है और कराची में भी हम इनका फाइनल देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो आपको पता है कि इस पूरे प्रीमियर से पहले, इस लीग से पहले, इस सीज़न से पहले बात ये की जा रही थी कि काफ़ी अच्छे और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हम देख सकते हैं। अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को कीप इन माइंड रखते हुए मुल्तान सुल्तान ने इस चीज़ को कंसीडर किया था। तो अब जो ऑन ग्राउंड उनका कॉम्बिनेशन सामने आया है, जैसे आप ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, उससे आप क्या लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी? देखिए, मुल्तान सुल्तान जब से ये वाला जो है ना अली तरीन साहब और इनके जो कंसोर्शियम थी जिन्होंने ये मुल्तान सुल्तान को जब परचेज किया था, इससे पहले दूसरा शॉन ग्रुप था इसके पास थी, जब से इनके पास आई है तब से हमें 4 सीजन हो गए। सबसे करेक्ट क्रिकेट अगर पीएसएल में किसी ने खेली है, सबसे कामयाब क्रिकेट खेली है ना एक्यूरेट, तो वो मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आते हैं। आज इनका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। ये डेटा एनालिसिस पे बिलीव करते हैं, तो इस्लामाबाद भी करता है, डेटा वर्सेस डेटा। और सुल्तान बहुत ही वेल प्लान टीम है। मैं कहूंगा अगर सबसे ज्यादा कोई वेल प्लान टीम है पाकिस्तान में पीएसएल में तो मुल्तान है, और दूसरी सबसे ज्यादा वेल प्लान टीम इस्लामाबाद है। तो 2 दिमागी तौर पर वो तगड़ी टीमों का आज मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात की, चले इनका भी रिव्यू आप कर दें कि हम किस तरह से इनको आज परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, और लास्ट मैचेस में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किन चीज़ों पर इनको काम करना चाहिए था? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले 4 सीजन से जो मेरे मुताबिक इनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, डेप्थ बहुत बड़ी होती थी, लेकिन समां इनकी बॉलिंग कमजोर थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद थोड़ा स्ट्रगल करता था। जो पहला मैच है इस्लामाबाद जीत गया था अभी इस सीजन, अभी इस पीएसएल में, तो उसमें भी बॉलिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज नजर आई कि बॉलिंग में इनको स्टिल थोड़े से ऑप्शंस को मजीद देखने की जरूरत है। बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है इस्लामाबाद की, क्योंकि पावर हिटर्स भी इनके पास मौजूद हैं, एलेक्स हेल्स हैं, कॉलिन मुंड्रो हैं, ऊपर से काफी नाम मौजूद हैं। फिर मिडल में आजम खान, शादाब खान, और मतलब बैटिंग का एक तूफान मैं ये कहूंगा। तो बॉलिंग का थोड़ा इनको देखना पड़ेगा, बाकी तो सब अच्छा है इनका।
अच्छा, कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमने किंग्स को काफ़ी राज करते हुए देखा है पीएसएल पे, और हमने बड़ी एक तो चले ये होता है कि ऑन ग्राउंड आपको सपोर्टर काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन कराची किंग्स को तो ऑन ग्राउंड भी सपोर्टर बहुत मिलते हैं। मतलब उनके फैंस बड़े हैं, उनकी मुख्तलिफ टीम के सेलिब्रिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, और आपको पता है कराची में फ़ैन क्लब वैसे भी लाहौर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं, कराची किंग की टीम को किस तरह से रैंक करते हैं और कहाँ रैंक करते हैं? देखिए, कराची किंग्स जो है ना वो बहुत वक्त से बहुत स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने चेहरे बदले, नाम बदले। मैं अभी तो नहीं, अभी तो चलो सीजन का स्टार्ट है तब मुकम्मल इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन यह कि कराची को स्टिल जो है वो थोड़ी, अभी जो उन्होंने कॉम्बिनेशन खिलाया था वो भी थोड़ा उसमें मसाइल लग रहे थे कि कोई इतनी डेप्थ नहीं थी कराची में, कोई फास्ट बॉलिंग में थोड़ी कमी कोताही नजर आ रही थी। पिछले 3-4 सीजन से वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद गालिबन 2020 वाली ट्रॉफी कराची ने जीती थी, उसके बाद से वो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट है। तो कराची को जो है अभी बहुत कुछ ठीक करना है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जितना बड़ा ये शहर है लगता है उतने बड़े लोगों के पास ये टीम नहीं है। ड्राफ्ट की आप बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि हम जितनी टीमों को डिस्कस कर रहे हैं, हम उनकी कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी टीम है जिसमें आपको लगता है कि इस दफ़ा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है और इसमें ये चीज़ें ऐड करते तो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी? कॉम्बिनेशन किसका अच्छा नहीं है? कराची किंग्स का स्ट्रेट अवे मेरे हिसाब से कराची का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें उनके पास कोई प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं है, और जो उनके पास लोकल टैलेंट में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। माइट भी, देखिए ये एनालिसिस है, सही है गलत हो सकता है, लेकिन मुझे कराची किंग्स का कुछ सिलसिला इतना इम्प्रेसिव इस वक्त दिख नहीं रहा है, और मुझे उनको लगता है कि उनको शायद इस सीजन में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। अच्छा, लोकल टैलेंट की आपने बात की, ऑब्वियसली आप रिव्यू करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। पीएसएल के लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हो या फिर जो लोग अपने आप को मनवाना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हम देखना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को जो मंजे हुए हैं, जो परफॉर्मर हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन लोकल के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और क्या इसको प्रॉपर तरीके से थ्रो किया जा रहा है लोकल क्रिकेट के लिए? अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जी मुझे आ रही है आपकी आवाज, मुझे आपकी आवाज आ रही है। उसमें ऐसा है जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे यहाँ जो पीएसएल फ्रेंचाइजेस है, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर इनको लोकल डोमेस्टिक में इनके टैलेंट स्काउट्स ठीक नहीं होते, क्योंकि ये हमारे जो बहुत सारे सीजन प्लेयर होते हैं उन पे उनकी उस तरह से नजर नहीं होती है, और वो लोग यहीं पर आपके डोमेस्टिक सीजन में घूम रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनको बस ट्रस्ट नहीं होता। अब आप देखें कि सीजन और मैच्योर प्लेयर पे कोई इतना ज्यादा पिक नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इमर्जिंग कैटेगरी में कोई नया लड़का आएगा उसको पिक कर लेंगे, लेकिन जो सीजन प्लेयर होते हैं उनको पिक नहीं किया जाता। कम पिक किया गया, यानी कि सीजन प्लेयर्स को। अभी आप देखिए, मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद अली को पिक किया। ये मोहम्मद अली को रेट ही नहीं करा था कि ये T20 क्रिकेट भी खेलेगा, लेकिन चूंकि जो टेक्निकली करेक्ट प्लेयर होता है, मोहम्मद अली फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं, 4 सीजन से परफॉर्म करें, वो आया। मैं फिर वो बात करूंगा कि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट से जब आप कुछ बड़ा कर लेते हो ना, लॉन्गर फॉर्मेट मुश्किल होता है, तो फिर ये T20 आसान फॉर्मेट है, नीचे ऊपर से नीचे आना आसान हो जाता है। इसी तरह से हमारी जो अभी भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको भी अब पीएसएल फ्रेंचाइजर्स ने पिक नहीं किया, क्योंकि शायद उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे उतनी वर्किंग शायद नहीं है जितनी शायद उनकी होनी चाहिए, या उनको ट्रस्ट नहीं है। हाँ, ऑन द अदर हैंड जिन लड़कों को चांस मिल रहा है उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत जल्दी हाईलाइट होकर अपने करियर को जो है बहुत फास्ट ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो लोकल क्रिकेट से फिर आप नेशनल की तरफ और फिर इंटरनेशनल की तरफ, यही वो रास्ता है, और लोग बड़े एक्साइटेड भी हैं इस चीज़ को लेके, वो जो खेलना चाहते हैं क्रिकेट वो भी और जो देखना चाहते हैं वो भी। लेकिन देखने वालों की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में #नेम्स जब हम शुरू की बात करें, ये तो सीजन 9 का मेला है ना, हमने कितनी एक्साइटमेंट के साथ इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल प्लेयर्स को इनवाइट भी किया, वो आए भी सॉन्ग्स में भी, और फिर हमने बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन देखा। इस दफ़ा आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को उस तरह से शायद हम कैटर नहीं कर सके, या उस तरह से हम कन्विंस नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट अब तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है पाकिस्तान में, तो क्या और भी तादाद बढ़नी चाहिए थी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आपके जो दुनिया में बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं दुनिया के, वो हमारी लीग में उस तरह से नहीं आते हैं जिस तरह के आना चाहिए। बाकी लीग की वजह यह है कि देखिए, हमारी लीग में एक तो हमारे पीसीबी में स्टेबिलिटी नहीं है, कोई उस तरह से प्रोग्रेस नहीं किया पीएसएल ने। जिस तरह पीएसएल का स्टार्ट हुआ था ना,
उस तरह से हम, ठीक है, ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, मार्केटिंग प्राइस बढ़ गई, सब कुछ हो गया, ब्रॉडकास्ट राइट के पैसे बढ़ गए, लेकिन जो असल चीज है वो क्रिकेटर से बेला सचता है। तो जो दुनिया के बड़े नाम है वो स्टिल अभी पीएसएल में नहीं आते हैं। ज्यादातर एक्सपायर्ड प्लेयर जो के पास्ट के सुपरस्टार होते हैं वो आते हैं। तो ये अभी हमें देखना है, क्योंकि पैसा बढ़ाना पड़ेगा। ये पैसा हम अभी कम दे रहे हैं, सारी गेम पैसे की है। आप पैसा बढ़ाएंगे इसको और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो सुपरस्टार्स आएंगे। तो समथिंग देयर इज मिसिंग फ्रॉम आवर साइड, वी हैव टू इंप्रूव दैट। तो जब तक वो पैसा हम ऊपर नहीं लेकर आएंगे तो तब सॉरी टू से हमारी लीग अभी स्टक होगी इन टर्म्स ऑफ स्टेचर, तो तब तक स्टक ही रहेगी। ठीक है अहमद नजीब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा रिव्यू किया तमाम तर पीएस। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वी आर हैप्पी विद दिस कि अगर हम इस दफ़ा की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की बात करें तो ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इस दफ़ा ओपनिंग सेरेमनी बड़ी ज़बरदस्त थी, होपफुली कि मैच पूरा और पूरी सीरीज़ जो है वो अच्छी रहेंगी और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि जो फाइनल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन अभी वो बहुत दूर की बात है। ग्रेजुअली बेहतर किया जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग को और उसके लिए पीसीबी की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप अपने रोज़ाना इर्द गिर्द किसी भी ग्रुप में हो, सोशल सर्कल में हो, या आप मुख्तलिफ वीडियोस को सोशल मीडिया पे देखते हो, बहुत सारी जगह पे यूरोप की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स कोट की जाती हैं कि उस माशरे में ये है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग ख्याल करते हैं, हालांकि वो मुस्लिम नहीं है। बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, जो कि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान भी है इस बात पे कि हमने कितनी दफ़ा इस चीज़ को पढ़ा है कि हम उस माशरे में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं जिसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया है। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि कुरान पाक में बार बार कहा गया है कि किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, किसी अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे कोई बरतरी हासिल नहीं है, सब बराबर है इस माशरे में। लेकिन हम देखते हैं कि इंसाफ और बराबरी हमारे इस माशरे में हमें बहुत कम दिखाई देती है। खा वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो, आपका अपना घर हो, एक दुकान हो, एक कंपनी हो, एक इदारा हो, इनफरादी तौर पर हम कितना इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में समाजी इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुआशरे में बराबरी की सतह पर इंसाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है, लेकिन इस अमल को हम अपनी अमली ज़िंदगी में कितना अमल पैरा है इस चीज़ पर, ये एक सवालिया निशान है हम सब के लिए। लेकिन 2009 के बाद ख़ास तौर पर इस चीज़ से एम्फसाइज़ किया गया है कि इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज के दिन अगर एक रियलाइजेशन पॉइंट पर आप पहुँच जाएँ कि हमने ब्लेम गेम से निकल के कि हमारे हुक्मरान इंसाफ नहीं करते, हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करती, क्या आपके घर में इंसाफ हो रहा है? या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर बॉस हैं तो क्या आप इंसाफ कर रहे हैं? ये समाजी इंसाफ है, जहाँ पर समाज और चार लोग मिल के एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप समाज और फिर समाज एक मुआशरा बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो कोशिश करेंगे इनके तमाम तर पर्सपेक्टिव पर रोशनी डालें। शहजाद रोशन गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका शुक्रिया। गुड टू सी यू। शहजाद बताइएगा कि हम देखते हैं, बड़ी एग्जांपल कोट करते हैं हम अक्सर औक़ात किसी भी कॉन्वर्सेशन में हो तो हम कहते हैं कि आपने देखा है कि यूरोप में या किसी भी दूसरे गैर मुस्लिम मुल्क में कितना ज़्यादा कोशिश की जाती है कि अदालतें इंसाफ देती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, और हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं। सबसे ज़्यादा एक अहम और बड़ा तकाजा ये है कि इंसाफ यहाँ होना चाहिए, जो हमारे दीन में एक सतून के तौर पर मौजूद है और हमें ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है इस पर। क्यों हम अपनी ज़िंदगी में इसको उस तरह से नहीं प्रैक्टिस कर पाते? देखिए, दो वजूहत हैं। जब हम देखते हैं ना किसी मगरबी माशरे को या डेवलप्ड कंट्रीज़ को, तो उनमें दो वजूहत हैं। एक वजह ये होती है कि वहाँ का जो कानून है वो बहुत मजबूत है और वो लोगों को इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो बहुत सख्ती से काम करवाता है। दूसरा जो है, उन लोगों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं, दूसरों की जो चीज़ें हैं, उनको रिस्पेक्ट करना आता है, उसको वैल्यू करना आता है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को स्पेस देते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से, क्योंकि हम एक पावर ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, हमें लगता है कि हम अगर किसी की फ़र्ज़ करें आते हुए रोड के ऊपर ही आप देखें तो हमें ये लगता है कि हम बाइक पे हैं और अगर हम गाड़ियों वाली लेन में घुस जाएंगे तो ये हम एक कोई बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। या हम गाड़ी पे हैं तो हम कतई तौर पे ये नहीं देखेंगे कि कोई साइकिल पे आ रहा है या कोई पैदल आ रहा है, हम हॉर्न भी बजाएंगे और एक दूसरे के जो है वो ना सिर्फ पोल्यूशन में इजाफा करेंगे बल्कि हम उसके जो राइट्स हैं उसे भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ क्योंकि प्रैक्टिस एक जो है वो हमारे यहाँ इस तरह की प्रैक्टिस बन गई हुई है कि लोग कहते हैं कि जी हम
बस अपने आप को सुपीरियोरिटी अपनी झाड़ लें किसी तरीके से, चाहे वो सुपीरियर हो ना हो। आपने इंट्रो में बता दिया कि हमें तो बड़ी स्ट्रेट वे डायरेक्शन है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद तरक्की याफ्ता ममालिक में भी काले और गोरे का डिफरेंस है। बुनियादी तौर पे हमारे मज़हब में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया, बराबरी के ऊपर। जब अरब का बड़ा एक अनडेवलप्ड मुआशरा था और बड़ा अजीब तर्ज के लोग थे, वहाँ भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो उसके बाद आपने देखा किस तरह से ख़वातीन को जो है वो इज़्ज़त मिली, किस तरह से इंसानों को इज़्ज़त मिली, किस तरह से लोग मिलजुल कर रहने लग गए। तो मेरा ख्याल है हमें वो फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको उन ममालिक में फॉलो किया जा रहा है जब जिन्हें अब हम आइडियलाइज करते हैं। अच्छा शहजाद, एक और चीज़, यही चीज़ हम ये इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे असूलों पर काम करके वो आज कामयाब है और हम थोड़ी नाकामी का शिकार इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने उस असूलों को भुला दिए। हमारी ज़िंदगी गुजारने के वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं, जो कि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हमारा घराना, हमारा समाज, हमारा मुआशरा हमें सिखाता है। एक और चीज़ जिसकी मेरे ख्याल से बहुत सारे फैक्टर्स हैं समाजी नाइंसाफ़ी के, जैसे कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो सोशल जस्टिस होगा। आप क्या समझते हैं कि हम जिन फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं उनमें एक प्रोटोकॉल फैक्टर भी है। हम कहीं जाते हैं, आप किसी साइकिल पे या बाइक पे आएंगे तो आपको अलग प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अगेन आप वाली बात कि आप गाड़ी पे आएंगे तो आप नहीं भी जानते होंगे और पहचानते होंगे एक बंदे को, तो लगता होगा कि बड़ा बंदा है। तो ये जो हम देखते हैं प्रोटोकॉल सर्विसेज मुख्तलिफ हमारे इदारों में कि आपको वहाँ जो लोग अपॉइंट हैं आपकी सर्विस के लिए अपॉइंट किए गए हैं, आपके टैक्स से उनको पैसे जाते हैं, उनको पे मिलती है, वो आपके सर्वेंट है, लेकिन हम वहाँ जाके चूँकि उनकी मिन्नतें भी कर रहे होते हैं। तो समाज में इन लोगों का कितना अहम किरदार है जो कि इन सीट्स पर मौजूद है? अच्छा, मैंने इसको बहुत करीब से ऑब्जर्व किया। मेरा एक दफ़ा चालान हो गया तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा ना, वो मैं कलेक्ट नहीं कर सका, तो आईडी कार्ड आपका फिर कोर्ट चला जाता, तो फिर आपको वहाँ से लेना होता है। तो अब मेरा वो पहला इत्तेफाक था कोर्ट में जाने का, उससे पहले कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। तो वो गेट से एंटर होने तक, जज की कोर्ट तक पहुंचने तक कोई मुझे 20 से 50 लोग मिले होंगे गालबन, जो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे अपना सिर्फ आईडी कार्ड, आप नंबर बता दें और चलान वाली वो कॉपी दे दें, हम आपको जज साहब से खुद ला देंगे। तो ये मतलब मुझे लग रहा था कोई बड़ा सख्त प्रोसेस है, मुझे इसे दे देना चाहिए। लेकिन उस दिन मैं ऑब्जर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो मैंने कहा नहीं, ये मैं खुद ही करूँगा। तो मैंने जाके देखा हार्डली मुझे कोई 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन वो 10 मिनट मैंने मेरी जगह पे ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी वो कॉपी उसे दी हुई थी। अब बेसिकली हमें नॉर्मली ये बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है कि जी अगला बंदा जो है वो रिश्वत ले रहा है या काम खराब कर रहा है, लेकिन उस रिश्वत देने में हम कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो हम ही में से लोग हैं, हम लोग उन्हें बेसिकली प्रॉम्प्ट करते हैं, हम लोग उन्हें कुछ ना कुछ फेवर लेने के लिए उन्हें पैसे देते हैं। तो ये प्रोटोकॉल का निज़ाम हम सबको अट्रैक्ट करता है। हम अपनी सतह पे देखें, एक तो वो लोग हैं ना जिनको प्रोटोकॉल वाजिब हो गया ना, मतलब किसी काम का भी ना चाहे हो कोई मिनिस्टर, लेकिन उसके साथ 5-6 प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां उसे मिल जाती हैं, तो चले उसका तो एक इस्तेकाक हो गया ना, वो ले लेता है। लेकिन जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है ना, जिस बंदे के पास खाने के लिए एक टाइम का खाना भी नहीं है ना, जब भी उसे भी मौका मिलेगा ना, वो प्रोटोकॉल लेने से बाज नहीं आएगा, उसे दिल करेगा उसका प्रोटोकॉल ले। इसकी वजह ये कि हमारा मुआशरा ही पावर ओरिएंटेड है। हमें लगता है कि ये जो प्रोटोकॉल वाली चीजें ये बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल लेस मुआशरा हो, तो हमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। लोगों को इंसान समझना होगा, उन्हें वैल्यू करना होगा, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी होगी और उनकी ओवरऑल एक वैल्यू और रिस्पेक्ट करनी होगी। अदरवाइज इंसाफ की शहजाद जब हम बात करते हैं तो हम पहले, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनफरादी तौर पर हम इसको शुरू कर सकेंगे तो ये चीज़ आगे इदारों तक और फिर हमारे हुक्मरानों तक या इस मुल्क तक फैलेगी। घर में हम इंसाफ किस तरह से देखते हैं? हम कहते हैं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो अगले बंदे का हक कभी नहीं मारा जाएगा, लेकिन हमारे घर में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट देखे हैं बड़े बड़े अच्छे ऐसे घरों में जो कि जिनका ताल्लुक इंसाफ से ही है, इंसाफ के इदारों से है। हमने उनको भी इस्तेहसाल करते हुए देखा है। मुख्तलिफ ऐसे जो घर में काम करने वाले बच्चे होते हैं, यहाँ से किस तरह से शुरू किया जा सकता है कि आपके घर में जो काम करने आ रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप और वो बराबरी की सतह पर आ सके, जो कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं हम बराबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर काम करने आता है। सबसे पहले तो देखिए कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बच्चे को अपने घर पे काम पे रखना इज रॉन्ग एक्टिविटी ना। सबसे पहले तो वो क्राइम है। और अगर आप किसी ब्रोकेट के घर चले जाएं, किसी जज के घर चले जाएं, किसी और बड़े मुख्तदर इदारे के सरबराह के घर भी चले जाएं, तो आपको बच्चे काम करते नजर आते हैं। आप किसी पीर के घर चले जाएं तो मुरीद के बच्चे काम करते नजर आते हैं।
आप किसी भी साहिब इस्तात बंदे के घर जाएं तो आपको बच्चे काम करते नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये बुनियादी तौर पर हुकूमती सतह का एक कह लेंगे गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो लोग काम करते हैं। लेकिन चलें फ़र्ज़ करें हमारा वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो फिर लोग घर काम करने आ जाते हैं। तो फिर अगेन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जिस पे हम 2 3 4 दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग लेंगे तो हम उन लोगों को इंसान समझेंगे, हम उन लोगों को बराबर समझेंगे। और मुझे बहुत फैसिनेट करता है जब मैं किसी होटल में खाना खाने जाऊं तो एक फैमिली आई हो अपने डिनर के लिए या लंच के लिए, तो उनका काम करने वाला जो मुलाजमा या मुलाजिम है वो उनके साथ ही टेबल पे बैठ के बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज से खाना खा रहा होता है ना, तो मुझे ये बड़ा फैसिनेट करता है। और बाज़ जगहों पे फिर मुझे ये भी नज़र आता है कि वो खाना खा रहे होते हैं, लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते हुए उनका जो घर के अंदर काम करने वाली जो बच्ची है या बच्चा है वो किसी साइड वाले टेबल पे बैठ के ये देख रहा होता है कि इनका खाना कब बचेगा और इस बचे हुए खाने में से मिलेगा, और ये भी मुमकिन है कि वो बचे हुए खाने में से भी उसे ना दें। तो ये एक ही तरह के दो लोग हैं लेकिन दोनों का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स पीपल वो मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें एक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक में इंसानी तकाजे हैं और दूसरे ग्रुप में जो है वो इंसानी तकाजे मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, मैं कहूँगा इंसानी तकाजे थोड़े से कम है। ठीक है, तो वो अगर उनको मतलब एक वेकअप कॉल की ज़रूरत है। और अच्छा जब हम बात करते हैं ना कि मुख्तलिफ ऐसे मुल्कों की जो कि मुस्लिम ममालिक नहीं हैं लेकिन वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, अगेन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन ये ह्यूमैनिटी फैक्टर्स हैं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आपको ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में या अपनी पर्सनैलिटी में लानी पड़ती हैं ताकि आपका घर अच्छा, आपका मुआशरा अच्छा, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं वहाँ पर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, बिकॉज परफॉर्मेंस ही है। लेकिन आप एक और बात बताएं मुझे शहजाद कि कितना फैक्टर है ये PR का। फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे में काम करने के लिए जा रहे हो, वन विंडो है जहाँ पर आपने अपना मसला देना है, दरख्वास्त देनी है, मसला हल होगा, सुना जाएगा, देखा जाएगा, एक प्रॉपर हिरार्की है जिसको आपने देखना है और उसके बाद आपका मसला हल होगा, एक प्रोसीजर है। लेकिन एक PR की वजह से अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा LDA में लेस्को में कोई काम है तो मैं उस जो गेटवे है उसकी बजाय मैं जाऊँगी फ़ोन करूँगी और बोलूँगी भाई मेरा ये काम है कर दे। तो ये इंसाफ ना होना, समाजी इंसाफ ना होना, एक बंदा जिसकी 1-2 महीने से पेंडिंग है एक दरख्वास्त और आज उसका दिन है और उसी जगह जाके कोई बंदा PR पे अपना काम करा के आ जाता है, सो ये सोशल जस्टिस जो है वो कितना कम है हमारे माशरे में। आपने बहुत ही एक सख्त सवाल कर दिया और इस पे मैं बात करूँगा तो बहुत सख्त बात होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रेजेंटेबल अंदाज में मैं इस पे बात कर सकूँ। एक एग्जांपल दूंगा आपको। मुझे किसी काम से एक हॉस्पिटल जाना पड़ा एक पेशेंट को लेके, तो वो पेशेंट थोड़ा सा मेंटली डिसेबल था तो उसे चेक कराना था मेंटल इलनेस वाले डिपार्टमेंट में। तो मैं वहाँ पे लेके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ का, तो वहाँ पे खैर MS साहब ने मेरे साथ एक बंदा भेज दिया और चला गया मैं। तो बाकी सब को काटते हुए ये मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, जिसके बाद मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी किया अपने आप को। तो मैं लेके चला गया तो हमें बाकी सब लोग जो लाइन में लगे हुए थे, जो 6-7 बजे से लगे हुए थे लाइन में, वो लाइन में लगे हुए हैं और हमारा जो है वो फ़ौरन से चेकअप हो गया। इस दौरान एक मेंटली रिटार्डेड बंदा एंटर होने लगा, तो गार्ड ने उसे धक्का दिया ना यूं, और उसने कहा पागल और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो मैं यहाँ पे शायद ना कह पाऊँ, और उसे ना यूं धुतकार दिया वहाँ से। अब मैं अंदर बैठा था और मैं लेट आया था और सबसे पहले चाहे मरीज ही था मेरे साथ और वो बहुत सीरियस कंडीशन में था, लेकिन मैं उस प्रोसेस को क्रॉस करके पहुंचा हुआ था वहाँ पे। उस दिन मुझे ये ख्याल आया कि जिस मेंटली रिटार्डेड बंदे को तो उसे दोनों हाथ पकड़ने चाहिए थे, प्यार से बात करके कुर्सी पे बिठाना चाहिए था, उसको धक्का दिया। उसे धक्का दिया और उसे कहा कि पागल। उसकी वालदा साथ थी, उसकी वालदा के साथ सख्ती से पेश आए। ये वाकया सुनाने का मतलब ये उस दिन मैंने तौबा कर ली कि मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मेरा जितना मर्जी ताल्लुक कहीं क्यों ना हो, मैं हॉस्पिटल में अपने नंबर से पहले कहीं किसी को चेक कराने की, अपनी फैमिली मेंबर को भी चेक कराने से अवॉइड करूंगा। उसकी रीजन ये है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक माह पहले नंबर लेते हैं अपने ऑपरेशन का, और उनका ऑपरेशन नहीं होता। मैं आपके इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, उनकी जगह पे उन लोगों का ऑपरेशन होते हैं जिनकी कॉल आई होती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात है, बाकी सब जगह पे भी ऐसे ही है, लेकिन हॉस्पिटल्स की बात इसलिए ज्यादा अहम है कि हॉस्पिटल में तो जब टाइमली उसका ऑपरेट नहीं होगा तो वो तो मर जाएगा। अच्छा, टाइम से आप बात कर रहे हैं, टाइम बचाने के लिए नॉर्मली ये एक्सक्यूज लोगों की जानिब से दिया जाता है कि हमारे इदारों का प्रोसेस बहुत स्लो है। वक्त बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि
क्रॉस कर लें पूरे एक सिस्टम को, और क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसके पास जाए और हमारा काम हो जाए। तो ये एक फैक्टर कितना है कि समाजी इंसाफ के लिए, समाजी इंसाफ का आलमी दिन चूँकि हम आज बना रहे हैं, तो सिस्टम को बेहतर किया जाएगा तो लोगों को इंसाफ मुहैया हो सकेगा। अच्छा, ये अपने अंदर से ना झांकने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे एक जिम्मेदारी तो कानून की है, और वो जितनी सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा उतनी बेहतरी आएगी। दूसरा, हमारा अपना इंटरनली हम खुद को झांके कि अगर लेट से मैं एक जवान हूँ 25 साल का, 27 साल का लेट से, और मैं नादरा में किसी काम से गया हूँ, और नादरा का मैनेजर मेरा दोस्त है, जानने वाला है, मैं उसे फ़ोन करके गया हूँ, और एक बाबा जी जिनको सांस नहीं आ रहा और खड़े होने के बाद हर 3 मिनट के बाद बैठ के उन्हें अपने आप को स्टेबलाइज करना है, वो कतार में लगे और मैं अंदर मैनेजर साहब के पास बैठ के अपना काम करवा लूँगा, तो आप ये बताएं कि मैं अपने आप को कहाँ कंसीडर करूँगा, कहाँ खड़ा करूँगा। तो ये समाजी इंसाफ की जो बात है ना, मैं अगेन ये कहूँगा कि जब तक हमारे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है ना, हम लोगों को इंसान समझेंगे, बराबर समझेंगे, तो फिर हम इस तरह की चीज़ें करने से अवॉइड करेंगे। हाँ, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ का शिकार है, वहाँ पे हमें बाज़ औक़ात आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको सीधे हाथ से काम होता ही नहीं है, आपकी सीधी बात सुनी नहीं जाती, तो उन जगहों के ऊपर जाके आपको अगर कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है तो उसकी ये एक अलहदा कहानी है। लेकिन मेरी आपसे आज के दिन के मुनासबत से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्रायोरिटी बेस पे ये काम ना करें, इसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखें। जब काम ना हो रहा हो, जब आप बहुत ज्यादा सेकंड भी ना रखें। वैसे असूली मुआशरा तो वो है, मियारी मुआशरा तो वो है जिसमें ये हो ही ना। और पता है ये चीजें तब हो जाएंगी जब हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे आ जाएंगे। खुद एहतसाबी एक छोटा सा अमल है, लेकिन ये अगर मुझे लगता है कि बचपन में मेरी टीचर कहा करती थी कि रोजाना रात को सोने से पहले अगर आप खुद एहतसाबी थोड़ी सी कर लें कि आज के दिन में अगर वो PR है, समाजी इंसाफ का कोई तकाजा है जो आपने पूरा नहीं किया, किसी से बद अखलाकी से बात की है या आपसे कोई गुनाह हो गया है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा अपने आप को अकाउंटेबल करने की। तो इनफरादी तौर पर जो जिम्मेदारी आप अपनी उठाएंगे और जो तब्दीली अपने अंदर लेके आएंगे, उसी से समाज में बेहतरी और इंसाफ पैदा हो सकेगा। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग हियर। अब लेंगे आप इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।